ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। एक्चुअली द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी एवरीडे लाइफ में। जैसे आप समझ लीजिए कि बिल्डिंग्स बनती हैं, तो जब बिल्डिंग बनती है तो उसमें क्या मटेरियल यूज होगा और उसमें स्टील कितना यूज होगा, उसमें क्या कहते हैं सीमेंट का क्या रोल है, ये सब जो है वो प्रिसाइजली पता होना चाहिए जो भी इंजीनियर ये सब डिजाइनिंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि किसी इंजीनियर को एक ऐसी क्रेन बनानी है जो कि 10 मीट्रिक टन लोड को उठा सके। ओके, तो 1 मीट्रिक टन में 1000 केजी होते हैं, तो 10 इंटू में 1000 केजी यानी इतना लोड उठा सके। हमें ऐसी वायर डिजाइन करनी है, यानी 10⁴ केजी लोड वो पिक कर सके, ऐसी हमें वायर डिजाइन करनी है। अब अगर मान लीजिए हमें वो वायर स्टील की बनानी है, तो स्टील के लिए एक यील्ड स्ट्रेंथ टेबल में दी हुई है, तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा वाई फॉर स्टील इज 300 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब अगर हम इतने केजी की एक लोड को उठाएंगे और उस वायर से जिस पे हम इतनी स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं, तो हमें क्या कहते हैं कितनी रेडियस रखनी पड़ेगी वायर की, वो अब हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा सिग्मा वाई कैन बी रिटन एज mg डिवाइडेड बाई एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर। सो दिस गिव्स मी पाई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg विच इज 10⁻10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 10⁻6। अब ध्यान से देखिएगा, 4 0 ये हैं और 1 0 ये है, 5 0 हुई, तो इससे काटेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा। ओके, सो पाई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू कैन से 1/3 इंटू 10⁻³ और यू कैन से पाई इंटू में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.33333 इंटू 10⁻³ और यू कैन से पाई इंटू में आर स्क्वायर इज 3.33 इंटू 10⁻⁻4। अब अगर मैं यहां से पाई इंटू में आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं जो कि आ रही है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं। सो 3.33 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 10⁻⁻4। 3.33 by 3.14 is approximately 1. So r square is nearly equal to 10⁻⁻4 meter and r is nearly equal to 10⁻⁻2 meter square. So r is nearly equal to 1 centimeter. यानी जो वायर हमें डिजाइन करनी होगी उसकी रेडियस होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर। इज इट फाइन? तो अब जाहिर सी बात है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर की वायर लेंगे तो वो वायर जो है वो इतनी रिजिड हो जाएगी कि वो बेंड ही नहीं होगी। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए सिंगल वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर वी शुड यूज मल्टीपल वायर्स, ठीक है ना, और जो कि आपस में गुथी हुई सी हो और हम उसको आपस में लपेट सकते हैं ताकि उनका कलेक्टिव रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। बट स्टिल इसमें हमें एक सेफ्टी फैक्टर भी रखना होता है, और वो सेफ्टी फैक्टर हम रख सकते हैं 10 का, मतलब नॉर्मली हम 10 का रखते हैं। यानी अगर हमें 10 मीट्रिक टन लोड उठाने के लिए क्रेन डिजाइन करनी है तो हमारी क्रेन ऐसी होनी चाहिए कि जो 100 मीट्रिक टन तक को उठा सके। तो इसलिए हमें रेडियस 1 सेंटीमीटर ना लेके, अब क्योंकि रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, तो हमें अप्रोक्सीमेटली √10 सेंटीमीटर लेनी चाहिए। तो अगर मैं √10 सेंटीमीटर रेडियस लूंगा तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर रेडियस आएगी। मतलब अगर हम सेफ्टी फैक्टर को कंसिडर करें तो जो रेडियस होनी चाहिए वो नियरली 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए रोप की। अब 3 सेंटीमीटर रोप का अगर सरिया ले लेंगे तो बेंड नहीं होगा, तो फिर से ही वही बात है कि 3 सेंटीमीटर कलेक्टिव रेडियस होनी चाहिए बहुत सारी पतली पतली वायर की। तो बच्चों ये आप समझे कि ये हमारी एक एप्लीकेशन थी। अब इसी तरीके से एक होता है कैंटिलीवर। वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। जैसे ये मान लीजिए दीवार है हमारे पास, तो इस दीवार से हमने यहां पे एक बीम बनाया हुआ है एंड दिस बीम हैज सर्टेन विड्थ। तो
ये बीम है और इसका एक एंड तो यहां पर फिक्स है, दूसरा एंड जो है वो इसका फ्री है। ओके, तो इसको हम कैंटिलीवर कह सकते हैं। मान लीजिए ये दीवार में ही फिट है, ठीक है ना। सो दीवार कैन बी ब्रॉड। ओके, तो अब अगर हम यहां पे एक लोड अप्लाई करें W, तो W लोड अप्लाई करने से ये बीम डिप्रेस हो जाता है और ये बीम कुछ ऐसा दिखने लगता है, ऐसे। समझ रहे हैं बच्चों? सो द बीम विल गेट डिप्रेस्ड। मान लीजिए इसका डिप्रेशन ये डेल्टा है, दिस इज डेल्टा, डेल्टा इज द डिप्रेशन। तो जो हमने अभी चीजें पढ़ी उनके बेसिस पे और थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम्स W इंटू एल क्यूब। एल जो है वो इसकी लेंथ है और D जो है ये डेप्थ है, मतलब गहराई, और B जो है वो ब्रेथ है, B इज द ब्रेथ। तो ब्रेथ और ये डेप्थ है, L लेंथ है। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू 3W L क्यूब बाई Y इंटू B इंटू D क्यूब। तो आप देख सकते हो कि इस वायर में जो डिप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो D के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस कैंटिलीवर में कम डिप्रेशन प्रोड्यूस हो, तो मान लीजिए कि हम पैसे भी नहीं बढ़ाना चाहते, तो हम क्या करें, डी को, अगर ये स्क्वायर शेप था तो हम डी को हाफ कर दें और बी को डबल कर दें। तो जैसे ही हमने इसको हाफ किया और इसको डबल किया तो हमारा मटेरियल तो उतना ही लगेगा क्योंकि वॉल्यूम उतना ही रहा, पर डी को डबल करने से जो डिप्रेशन है वो 1/8 के फैक्टर से कम हो जाएगा, बी को हाफ करने से डिप्रेशन 2 टाइम्स होगा। तो इफेक्टिवली हमारा डिप्रेशन 1/4 रह जाएगा। कुछ समझे बच्चों? मान लीजिए ये था हमारा 2 सेंटीमीटर और ये था हमारा 3 सेंटीमीटर और ये लेंथ थी हमारी कुछ, तो जो टोटल एरिया था वो L इंटू 2 इंटू 3 था। इसको मैंने कर दिया 1 सेंटीमीटर और इसको मैंने कर दिया 6 सेंटीमीटर। तो मेरा इफेक्टिव जो प्रोडक्ट है वो तो अभी भी उतना ही है, पर जैसे ही मैं इसको 6 करूंगा तो यहाँ पे 6 का क्यूब आएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 1 आएगा सिंगल। तो 6 का क्यूब मतलब एक तरीके से यहाँ पे 8 का फैक्टर आएगा और यहाँ पे 2 का, मतलब 1/2 का। तो इफेक्टिवली 4 बचेगा, यानी हमारा डिप्रेशन 1/4 रह गया। सेम चीज हम बीम में भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक बीम है, ये था कैंटिलीवर। बीम का क्या कॉन्सेप्ट है समझिए। इफ वी हैव अ बीम सपोर्टेड एट दीज 2 प्लेसेस, ये मान लीजिए एक बीम है, तो बीम में हम यहां पे एक सपोर्ट रखे हुए हैं और एक सपोर्ट हमारी यहां पर है, ठीक है। तो इसमें मैं पहले टर्म लिख देता हूं, क्या क्या टर्म्स हैं। सो द टर्म्स आर, सपोज ये लेंथ है L और ये ब्रेथ है B और ये D जो है वो डेप्थ है, डेप्थ, ब्रेथ, ठीक है, लेंथ। अब हमने इसके बीचों बीच कुछ लोड लगा दिया है W, मतलब कुछ वजन हमने W लगा दिया इसमें बीच में। ओके, तो अब क्या होगा कि ये भी डिप्रेस हो जाएगी, इट मे बिकम लाइक दिस। तो फिर से वही बात है बच्चों कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो इसमें डिप्रेशन आया है डेल्टा, समझ रहे हैं आप। सो दैट डेल्टा इज इक्वल टू WL क्यूब बाई 4YBD क्यूब, यानी सेम कॉन्सेप्ट। अगर हम चाहते हैं कि डिप्रेशन कम आए तो हम D को ज्यादा से ज्यादा रखेंगे
और बी को भी ज्यादा ही रखना चाहिए वैसे तो, बट क्योंकि हमें कॉस्ट भी कम करनी है तो फिर हम बी में थोड़ा कंप्रोमाइज करेंगे। हाँ, वाई हमारा ज्यादा होना चाहिए, तो वाई ज्यादा मतलब हमें ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसका यंग मॉडुलस बहुत 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 ज्यादा है। क्लियर है? तो और लोड जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेंथ को हम कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लेंथ को कम करेंगे तो हमारे पिलर पास पास हो जाएंगे, मतलब बीम हमारे रूम की विड्थ कम हो जाएगी। तो ये बीम तो आप समझते होंगे ना, जैसे रूम में लेंटल के ऊपर पड़ते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि अगर हमने ज्यादा ही कर दिया, जैसे कि मान लो हमने ऐसा बना दिया, अभी आप देख सकते हो ये बी है और ये डी है, मान लीजिए हमने इसकी शेप बदल दी और शेप बदल के हमने ऐसा बीम यूज कर लिया। देखिएगा ध्यान से, नाउ वी आर यूजिंग अ बीम ऑफ लाइक दिस। दिस हैज वेरी स्मॉल विड्थ, ये वही सपोर्ट है, दिस बीम हैज वेरी स्मॉल विड्थ। तो ये बी जो है वो हमने रिड्यूस कर दिया है और डी जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया है, एल हमने उतना ही रखा है। तो मान लीजिए कि हमने सेम ही फैक्टर से ये सब किया है, तो हमारा डिप्रेशन लेस हो जाएगा, मीन्स डिप्रेशन विल गेट रिड्यूस वेरी वेरी बाई अ वेरी यू कैन से मार्जिन, बहुत ही बड़े फैक्टर से हमारा डिप्रेशन कम हो गया। पहले जो डिप्रेशन था वही डब्ल्यू लोड लगाने पे डिप्रेशन नाउ इज वेरी वेरी लेस। बट अगर हम ऐसा करते हैं तो, क्योंकि अगर मान लीजिए लोड फिक्स ही रखना है फिर तो बात अलग है, बट अगर लोड वेरिएबल है जैसे कि ट्रक चल रहे हैं, तो ऐसे बीम पे एक दूसरी तरह की समस्या आ सकती है। और वो दूसरी तरह की समस्या ये है कि ऐसा हो सकता है, अगर हम इसका साइड व्यू देखें बीम का, तो बीम का जब हम साइड व्यू देखेंगे तो हमें साइड व्यू में ये बीम ऐसा दिखेगा, दिस इज द डेप्थ डी एंड दिस इज द ब्रेथ बी। तो ऐसा हो सकता है कि लोड पड़ने पे ये बीम कुछ इस तरह से हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये बी रह गया और ये आपका डी जो है वो कर्वी हो गया। तो ऐसी समस्या जिसमें बीम ऐसे मुड़ जाएगा उसको हम कहते हैं बकलिंग। तो अब हम बकलिंग को अवॉइड करने के लिए आई शेप्ड बीम यूज करते हैं। तो हमारा जो बीम होना चाहिए वो आई शेप्ड बीम होना चाहिए। तो उसमें जो लोड जिस पे गिर रहा है वो एरिया बढ़ गया है ताकि लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अगर हम यहां पे थोड़ा सा इसको ऐसे रखें, ऐसे, तो हम ज्यादा से ज्यादा मतलब इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यहां पे भी ऐसे, मतलब इट शुड नॉट गो डायरेक्टली, ग्रेजुअली जो है ना ये स्ट्रेंथ इसकी बढ़नी चाहिए। सो बाय यूजिंग आई शेप्ड बीम वी कैन रिड्यूस द बकलिंग प्रॉब्लम। ओके, तो इस तरह से ये तो थे हमारे बीम। अब हमारे कॉलम भी होते हैं। तो कॉलम, जैसे मेट्रो के कॉलम हैं, तो आपने देखा होगा कि मेट्रो के जितने भी कॉलम हैं वो कुछ इसी शेप में हैं, ठीक है ना। अब ये नीचे जाके सिलेंडर की शेप लेते हैं अर्थ के अंदर। दीज आर दी कॉलम्स ऑफ मेट्रो। इनके ऊपर फिर बीम रखे जाते हैं, ठीक है। तो वो भी आई शेप्ड ही होते हैं। ये एक तरीके से इंजीनियरिंग का डिजाइन है ये, ताकि बकलिंग की प्रॉब्लम भी ना हो और हम कम मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ ऑब्टेन कर सके। क्लियर है? अब इसी में मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा एप्लीकेशन में ही, कि ये मान लीजिए कि हमें ये जानना है कि एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 मीटर ही क्यों है, यानी 10 किलोमीटर के ऑर्डर की क्यों है। तो हमने एवरेस्ट के नीचे की रॉक को स्टडी किया और उनकी इलास्टिक लिमिट देखी। जब हमने उनकी इलास्टिक लिमिट देखी तो रॉक की जो इलास्टिक लिमिट पाई गई वो पाई गई नियरली, इलास्टिक लिमिट सिग्मा वाई ही कह सकते हैं हम, 300 या 30 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो अगर इतनी लिमिट है तो उसके ऊपर अगर मान लीजिए मटेरियल गिरेगा तो एच रो जी इज द फोर्स अपॉन में एरिया, है ना, शुड बी इक्वल टू सिग्मा वाई। तो रो इज द डेंसिटी ऑफ रॉक। तो जब हम इसमें ये सारा डेटा डाल के रखते हैं तो रो की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। ओके, एच रो जी एच रो जी इज प्रेशर इंटू एरिया कैंसिल। ओके, प्रेशर इंटू एरिया अपॉन में एरिया इज इक्वल टू दिस। तो अगर मैं रो की ये वैल्यू डालूं और एच की वैल्यू कैलकुलेट करूं, सो दिस कम्स आउट टू बी 30 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10। तो आप देख सकते हो 3 से यहां पे 10 आ गया और ये जो है ये कटने के बाद 10 की पावर 3 आ जाएगा। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर। तो इसी वजह से एवरेस्ट की हाइट 10 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा हाइट के सब्सटेंस आएंगे तो जो रॉक्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर हमारा जो है इसकी थ्योरी में आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना।